Hi everyone, hi boys and girls. Let us now start our chapter number 11. Okay, so what are we going to study in this chapter? बहुत छोटा सी चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत फटाफट ख़त्म होने वाला चैप्टर है. 2-3 बार यू विल सी दिस वीडियो, आराम से आपको समझ आ जाएगा. समझ तो एक ही बार में आने वाला है, पर 2-3 बार में आपको लर्न भी होने लग जाएगा कि चैप्टर में है क्या. ओके, हम इसमें क्या क्या देखने वाले. प्राइस देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस देखेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस देखेंगे, देन डिस इक्विलिब्रियम देखेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी. मुझे पता है कुछ समझ आया नहीं होगा या कुछ थोड़ा बहुत समझ आया होगा, बट वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज things in the chapter. Okay, so first we'll see what is the chapter name, determination of price and quantity. सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ प्राइस. प्राइस होता क्या है? When a seller sells a commodity, he exchanges it for money. The buyer pays money to the seller in exchange of goods and service. The amount of money when a buyer pays for 1 unit of a good or service to the seller, it is called price of good or service. तो जब भी कोई बायर यानी कि जो बाई करता है सामान, वो जब भी कोई प्राइस पे करता है टू द सेलर, दैट इज़ द प्राइस, राइट. मतलब कोई भी जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो वी हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट. तो यहाँ पे वही प्राइस की बात हो रही है फॉर व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अ बायर पेज 36 टू बाई 1 लीटर ऑफ फुल क्रीम मिल्क. तो प्राइस क्या हुआ उसका 36. मतलब जो बायर पे करता है सेलर को, दैट इज़ द प्राइस, उसे हम प्राइस बोलते हैं. ठीक है. नॉर्मली द मेन एम ऑफ सेलर इज टू अर्न प्रॉफिट. ये तो हमें पता है कि सेलर को हमेशा प्रॉफिट ही अर्न करना उसका मेन एम होता है. प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. प्रॉफिट होता क्या है? जितना रेवेन्यू मिलता है उसका और जितना उसका कॉस्ट लगता है. माइंड इट, जितना सेलर का कॉस्ट लगता है ज़रूरी नहीं है वो उतना ही प्राइस चार्ज करे, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए होता है. तो ये मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है. आई विल अगेन रिमाइंड यू. से अगर कोई सेलर है, उसको कोई शर्ट बनाने के 500 रुपीज़ लगते हैं. से 500 रुपीज़ में उसका कॉस्टिंग आता है मटेरियल का, कपड़े का 500 लगते हैं. तो ही विल सेल दैट इन 700 और मे बी मोर देन दैट. तो उसको 200 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. तो 500 इज टोटल कॉस्ट, 700 इज टोटल रेवेन्यू. तो आंसर ऑफ प्रॉफिट विल बी 200. अपना प्रॉफिट कितना आएगा? 200 आएगा. सिंपल. Now, total revenue means total money received of the producer from the sale of a given volume of output. Total cost means total expenditure incurred by seller. जो मैंने अभी बताया वही है total revenue, यानी कि हमें जितना, यानी कि seller को कितना revenue मिलता है when he sells a product या service. कोई भी सर्विस दे रहा है या गुड्स बेच रहा है तो उसको उसके बदले में कितना प्राइस मिल रहा है, दैट इज हिज रेवेन्यू. वो उसका रेवेन्यू है. और उसका जो कॉस्ट लग रहा है वो अलग होता है. उसने खुद ने खर्चे करके कोई चीज़ को बनाया तो उसका कॉस्ट है. जो डिफरेंस आता है उन दोनों का उसको कहा जाता है रेवेन्यू. नाउ द सेलर फिक्सेस द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी सप्लाइड बाय हिम. कौन फिक्स करेगा? ऑफकोर्स सेलर ही फिक्स करेगा कि मुझे कितने में बेचना है कोई सामान. द मार्केट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड इन द मार्केट. और वो कितने मार्केट में बेचता है वो क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है. मतलब वो कितने में बिक रहा है, मार्केट में क्या वैल्यू है उसकी, कितना प्राइस दे रहे हैं लोग उसके लिए, दैट इज द मार्केट प्राइस. नाउ while fixing the price of a commodity, the seller keeps in mind many factors besides earning maximum profit. मतलब कोई चीज़ सपोज 500 का शर्ट है, मैंने जैसे बोला अपने एग्जाम्पल पे 500 था कॉस्टिंग, ठीक है. उसको 500 का खर्चा लग गया एक शर्ट बनाने का, तो वो उसको 700 में बेच रहा है, मैंने बोला. पर हो सकता है ना, हो सकता है वो 2000-3000 में ही बेच दे. पर क्या पॉसिबल है उसके लिए कि वो कितना भी प्राइस चार्ज कर ले, क्योंकि उसको तो प्रॉफिट चाहिए. तो नहीं हो सकता ना कि वो कितना भी चार्ज कर ले बिना कुछ सोचे समझे. उसने 500 के शर्ट के लिए उसने 10,000 मांग लिए. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो ऐसी क्या क्या चीज़ें और वो देखेगा जिस वजह से वो प्राइस फिक्स कर सके. सो फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. पहले वो देखेगा जब वो अपना प्राइस फिक्स करेगा तो देखा मुझे कितना कॉस्टिंग पड़ी उसके. या ऐसा नहीं हो सकता कि सपोज वो शर्ट 700 के बदले 300 में बेच रहा है. वो अपने कॉस्ट से कम में नहीं बेचेगा ना. जितना उसका कॉस्ट लगा, उसका जितना खर्चा लगा, उतना तो वो मिनिमम मांगेगा उस चीज़ के. तो सबसे पहले वो देखेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा कितना लगा, मुझे उसको बनाने का खर्चा कितना लगा. सो सेलर फिक्सेस द मार्केट प्राइस ऑफ हिज कमोडिटी विच इज़ मोर देन द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. मतलब वो प्राइस कितना रखना चाहेगा, जितना कॉस्टिंग आ रही है उससे ज़्यादा ही रखना चाहेगा. द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस पर यूनिट एंड पर यूनिट कॉस्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट पर यूनिट. अब पर यूनिट की अलग बातें कर रहे हैं. जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था वो पर यूनिट का ही लिया था. अगर कोई सेलर है, से आई टेल यू क्विकली, अगर उसने 5 शर्ट्स बेचे, ठीक है, और 500 ईच के बेचे, यानी कि उसका कितना रेवेन्यू आया. दिस इज़ टोटल रेवेन्यू. ये इसका टोटल रेवेन्यू है.
उसका कॉस्टिंग कितना होगा 5 इंटू दिस इज कॉस्टिंग, सॉरी 500 की कॉस्टिंग थी राइट। तो उसका रेवेन्यू कितना आया 5 मल्टीप्लाई बाई 700, सो इज रेवेन्यू विल बी 3500। सो ये उसका रेवेन्यू आ रहा है, ये इसका कॉस्ट आ रहा है। तो रेवेन्यू उसका कितना आया 3500 टोटल, उसका कॉस्ट कितना आया 2500 का आया। मतलब उसने 5 शर्ट बेचे तो उसका कॉस्टिंग कितना आया 2500 का, 2500 का, एंड उसका रेवेन्यू कितना आया 3500 का। बट पर यूनिट कितना आ रहा है, पर यूनिट क्या हो रहा है, पर यूनिट मतलब एक यूनिट का कितना हो रहा है। तो अगर मैं डिफरेंस बताऊँ तो उसका पर यूनिट का 500 कॉस्टिंग आ रहा है, रेवेन्यू 700 का आ रहा है। पर टोटल बताऊं तो 3500 का टोटल रेवेन्यू आ रहा है, कॉस्टिंग 2500 की आ रही है। सो जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो प्रॉफिट जब पर यूनिट बोलना होगा तुम्हें तो 700 माइनस 500 करना, सो आंसर विल बी 200। पर इफ़ यू टेल मी टोटल कितना उसका प्रॉफिट आया है तो आई विल डू 3500 माइनस 2500, दैट इज़ 1000। सो दिस वॉज बेसिक कॉन्सेप्ट। Now, thus the higher the difference between price and per unit cost of production, greater will be margin of profit. Of course, जितना ज़्यादा difference आएगा उतना profit ज़्यादा आएगा. So per unit cost of production is of great importance in fixing the price of a commodity by the seller. तो जब वो अपना प्राइस फिक्स करता है तो वो साथ में क्या चीज़ दिमाग में रखेगा, कुछ भी नहीं फिक्स करेगा, वो सबसे पहले देखेगा मेरा कॉस्टिंग कितना आया, तो उससे तो एटलीस्ट ज़्यादा ही रखेगा वो प्राइस। नाउ प्राइस फिक्स्ड बाय अदर सेलर्स, जैसे मैंने बोला वो कुछ भी नहीं रख देगा। ऐसा नहीं हो कि 500 की शर्ट बाकी लोग तो 700 में बेच रहे पर वो मार्केट में जाके 1000 में बेच रहा है। कौन लेगा उससे सामान, कौन आकर बोलेगा कि मुझे चाहिए, जबकि वो सेम चीज़ दूसरे लोग 700 में बेच रहे हैं। तो उसको ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि मेरे जो साथ में दूसरे फर्म्स है, जो दूसरी फर्म सेम चीज़ बना रही है, वो लोग कितना प्राइस चार्ज करते हैं, तो उसके आसपास भी रखेंगे तो लोग ले लेंगे। मतलब अगर दूसरे लोग 700 चार्ज कर रहे हैं पर सेलर अगर 750 के आसपास भी रखता है या 650 जितना भी रखता है तो भी शायद लोग खरीदना चाहेंगे। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम क्या करते हैं कोई सामान लेने जाते हैं, अगर हमें लग रहा है कि यार वहाँ जाने का बहुत ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट होगा या मुझे जाने के ही मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे उधर, इससे अच्छा मैं यहीं से ले लेता हूँ, ज़्यादा डिफरेंस आएगा भी नहीं, 50-100 जितना डिफरेंस आएगा, चलो मैं कोई पास की शॉप से ही ले लेता हूँ। तो ये एक हमारा माइंडसेट होता है। तो सेलर भी क्या करेगा, जितना दूसरे लोग रख रहे हैं उसके आसपास ही अपना प्राइस चार्ज करेगा। So, while fixing the price of a commodity, seller also considers the price of commodity fixed by other sellers of similar commodity. If a seller fixes the price of a commodity which is much higher than the price fixed by other sellers of similar commodity, he may not be able to sell more quantity of the commodity. अगर वो बहुत ज़्यादा चार्ज करने लगेगा तो वो रख ही नहीं पाएगा, कोई बेच ही नहीं पाएगा सामान। बट प्रोवाइडेड सिमिलर होना चाहिए सामान। ऐसा मत बोलना कि कोई एंड्रॉयड का फ़ोन जितना आ रहा है उतना ही आईफोन का कॉस्टिंग, उतना ही आईफोन क्यों नहीं मिल रहा है उतने में। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कंपैरिजन करना है तो इक्वल जैसे सामान काम कर सकते हैं। तो जो सेम सिमिलर सामान होते हैं उनका प्राइस वो देखेगा और उस हिसाब से अपना चार्ज प्राइस रखेगा। Thus, it is also very important for the seller of a commodity to fix the price of his commodity which is comparable to the price of other sellers in order to earn maximum profit. Third last factor है expected sales at different prices. The seller also considers the quantity of a commodity he will be able to sell at different price. So, the price of a commodity fixed by him must be such that the total quantity of commodity sold by him gives them maximum total profit. मतलब कभी कभी सेलर क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है, आप लोग कभी बल्क में बुक्स लेने जाते हो, ठीक है, अगर आप लोग नोटबुक्स लेने जाते हो तो सेलर क्या करेंगे, 80 रुपीज़ होगा ना अगर एक बुक का प्राइस, तो दे विल चार्ज यू ओनली 60, क्योंकि आप लोग शायद 10-12 बुक एक साथ लेकर आ रहे हो। पर अगर आप एक एक बुक लेकर आते हो, आप बोलते हो मुझे सिर्फ एक ही नोटबुक चाहिए, तो दे विल चार्ज यू 80 का 80 या थोड़ा डिस्काउंट करके 75, उससे कम नहीं करने वाले, क्योंकि उससे उनका प्रॉफिट हैम्पर करता है। तो उन लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे सेल में किस टाइप का प्राइस चार्ज करें। तो दिस इज़ द होल थिंग कि वो लोग क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे। कभी भी सेलर प्राइस सेट करते टाइम क्या क्या ध्यान रखेगा कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, उससे तो ज़्यादा ही चार्ज करेगा। प्राइस फिक्स्ड बाय अदर सेलर्स कितना है, दूसरे सेलर्स कितना चार्ज कर रहे हैं उसके आसपास ही अपना प्राइस रखेगा। एंड अल्टीमेटली एक्सपेक्टेड सेल्स एट डिफरेंट प्राइसेस, वो क्या क्या सेल्स एक्सपेक्ट करता है अलग अलग प्राइसेस पे। अगर वो सोचता है कि ज़्यादा सामान बिकने वाला है तो थोड़ा कम प्राइस भी चार्ज कर लेगा, पर अगर उसको लगता है कि मैं कम सामान ही बिकने वाला है या एक दो चीज़ ही बेच रहा हूँ तो तब वो प्राइजेस थोड़े ज़्यादा चार्ज करेगा ताकि इसका टोटल प्रॉफिट मेंटेन होते चले। राइट नाउ मीनिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, अगेन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस बोला है। If seller fixes a higher price of a commodity, the quantity supply of a commodity may be more than the quantity demanded, and if he fixes the lower price, the quantity demanded of a commodity may be lower than its quantity supplied. क्या बोला ये? सीधी बात बोली कि अगर सेलर प्राइस चार्ज करता है जो ज़्यादा है, हायर ऑफ ए कॉमोडिटी,
तो वो सप्लाई भी ज़्यादा करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था लास्ट चैप्टर में 10th में कि अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगा। तो अगर सपोज़ मैं यही एग्जांपल लेती हूँ शर्ट का, तो हमने बोला कि अगर वो 700 चार्ज कर रहा है तो वो ज़्यादा सामान बेच पाएगा, पर हो सकता है अगर वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करे तो उस चीज़ की डिमांड कम हो जाए। तो मतलब अगर हो सकता है लोगों को 700 बहुत ज़्यादा लग रहा है शर्ट का देने के लिए, तो उस वजह से हो सकता है क्वांटिटी कम हो जाए। पर अगर इफ़ ही कीप्स प्राइसेस लो, अगर हो सकता है कि अगर वो प्राइस बहुत कम रखे, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी पर सप्लाई क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, मतलब इन्वर्स रिलेशन हो रहा है। अभी मैंने क्या बोला है फिर से बताती हूँ। सी यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर वो 700 चार्ज कर रहा है तो हो सकता है उस चीज़ की डिमांड कितनी हो, 5 शर्ट्स लोग मांग रहे हैं। पर अगर उसने से 400 रखा, ठीक है, अपना कॉस्टिंग से भी कम रख लिया, या चलो हम थोड़ा बेटर रखते हैं, उसने 600 रखा, तो डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा चली गई, 7 चली गई, ठीक है। चलो अगेन आई हैव टेकन एग्जाम्पल, अब प्रॉपर्ली समझ आएगा। प्राइस सपोज एक शर्ट का 700 है, ठीक है, तो सप्लाई ज़्यादा करना चाहेगा, उसने बोला कि ठीक है मैं 10 शर्ट्स बना लेता हूँ, सप्लाई करूँगा कि प्राइस ज़्यादा आएगा, मैं प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। पर डिमांड ज़्यादा प्राइस के होने के कारण सिर्फ 5 ही डिमांड आई, लोग ने सिर्फ 5 शर्ट्स ही डिमांड में आए उसके। और अगर उसने प्राइस कम कर लिया, 600 है अगर प्राइस, तो सप्लाई वो कम करेगा क्योंकि उसका प्रॉफिट इतना नहीं आ रहा है, पर डिमांड लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्स रिलेशनशिप हो रहा है, ठीक। So here what is it is given is कि according to law of supply, seller of a commodity are willing to sell more at a higher price and less at a lower price. Other factors remaining constant. ये हमने कहाँ पढ़ा था, चैप्टर 10 में पढ़ा था कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगा, रिमेनिंग अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, पर दूसरे जो फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट रखते चलना। The aim of buyer is to get maximum satisfaction by spending minimum and aim of seller is to get maximum profit. पर सेलर का एम क्या होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ, और बायर का एम क्या होता है कि मैं कम से कम अमाउंट स्पेंड करके कोई सामान खरीद लूँ। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, दोनों चीज़ का एक वो हो रहा है, मतलब लड़ाई जैसा हो गया कि बायर और सेलर जब साथ में मतलब मिल जाए तो क्या होगा, मतलब बायर को तो कम प्राइस में चाहिए होगा, सेलर को सप्लाई ज़्यादा में करना होगा, तो क्या हो जाएगा, if at a price both quantity demanded and quantity supplied of a commodity are equal, it is called equilibrium price. पर कोई ऐसा प्राइस तो पक्का आएगा जहाँ पे दोनों सेलर और बायर खुश रहेंगे। अगर मैं बोलती हूँ कि कोई प्राइस ऐसा हो 650 हो, ठीक है, 650 एक ऐसा प्राइस है जहाँ पे सप्लाई भी 9 हो रही है और डिमांड भी 9 हो रही है, या रैदर आई वुड से 7 रखते हैं, ठीक है, तो बीच का आ रहा है ना, हाँ, सप्लाई भी 7 हो रहा है, डिमांड भी 7 हो रहा है, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, जहाँ पे दोनों खुश, कौन दोनों खुश, सप्लायर भी खुश, बायर भी खुश। सप्लायर सोचा हाँ ठीक है थोड़ा 50 का मैं लॉस बेयर कर लूँगा, 650 तो मिल रहा है, प्राइस मैं ये रख लेता हूँ, और बायर भी क्या सोचा, ठीक है 600 से ज़्यादा 650 थोड़ा दे सकता हूँ, तो दोनों खुश है। दिस इज़ ऑल इमेजिनरी, ये दोनों खुश है, 650 एक ऐसा प्राइस है जहाँ पे दोनों बायर और सप्लायर खुश है। सो व्हाट इज़ दिस प्राइस कॉल्ड, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। न्यू वर्ड फॉर यू पीपल, इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, ऐसा प्राइस होता है जहाँ पे बायर और सेलर दोनों खुश होते हैं, इन शॉर्ट, ठीक है। नाउ in this way the price of a commodity is determined by the forces of demand and supply in the market, but in case of some commodities the price is determined by the government to protect the interest of consumer or producer. In this lesson we will discuss the price of a commodity determined by forces of demand and supply. अब इसमें भी दो चीज़ होती है, एक होता है कि सप्लाई और डिमांड के हिसाब से प्राइस फिक्स होता है, और एक होता है गवर्नमेंट फिक्स करती है। जो एकदम बेसिक चीज़ें होती है, जैसे जो राइस होता है, दाल होता है, पल्सेस होते हैं, जो मतलब गवर्नमेंट को लगता है यार ये चीज़ तो ऐसी है कि अगर नहीं खाए इंसान तो मतलब उसके बिना रह ही नहीं सकता, सिर्फ नेसेसिटी, तो वो सारी चीज़ों में गवर्नमेंट खुद भी प्राइस फिक्स कर देता है कि इससे ज़्यादा प्राइस में तुम बेच नहीं सकते हो, भले ही अब वो बायर को सस्ता लगे, महंगा लगे, सेलर को भी कितना भी लगे, हमें नहीं पता, इतना ही तुम प्राइस रखोगे। पर कोई कोई जो लग्जरी चीज़ें होती है या जो उससे मिडिल क्लास वाले लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं, वो चीज़ों के लिए गवर्नमेंट इतना इंटरवेंशन नहीं करती है। पर जो एकदम पुअर लोग होते हैं उनको जो चीज़ लगता है गवर्नमेंट को नेसेसिटी है, उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आता है। यू नीड नॉट वरी, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई की वजह से क्या क्या प्राइसेस में चेंज आता है और डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे कैसे प्राइस फिक्स होता है। नाउ अब भी हमने ऊपर पढ़ा था मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस, अगेन अनदर टॉपिक में भी यही दिया है। Equilibrium literally means a state of balance from where there is no tendency to change. In other words, equilibrium is a situation where forces determining equilibrium are in balance or are equal to each other. Same बात है। Here the forces determining equilibrium price are quantity demanded and quantity supplied of a commodity. Now, the price at which
quantity demanded of a commodity is equal to its quantity supply is called equilibrium price. Please learn it. Quantity demanded जहाँ पे और क्वांटिटी सप्लाई जहाँ पे मीट करता है, यानी कि ऐसा प्राइस जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड सेम होते हैं, वो हो जाता है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस. At equilibrium price, quantity demanded and quantity supply of a commodity are equal. Again, same thing has been written. This quantity is called equilibrium quantity of the commodity. और जो equilibrium price होता है वहाँ पे जितनी quantity demand करी जाती है उसको बोला जाता है equilibrium quantity. Now, you tell me कि equilibrium price क्या होगा? Equilibrium price होगा मेरा equilibrium price will be 650. Equilibrium price will be 650. Equilibrium quantity क्या होगी? 7. क्योंकि 7 यूनिट्स ऐसे है जहाँ पे डिमांड भी सेम हो रहा है, सप्लाई भी सेम हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली ये जो पूरा बन रहा है हमारा दैट विल बी इक्विलिब्रियम स्टेज. इक्विलिब्रियम प्राइस पूछेंगे तो 650, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पूछेंगे तो 7, राइट. नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस. In practical life, the price at which seller or firm wants to sell a commodity, its quantity supplied may be greater or lesser in quantity demanded. मतलब हो सकता है ना कि जितने में प्राइस में बिक रहा है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने देखा था कि एक बार सप्लाई ज़्यादा हो रहा था, क्वांटिटी एक बार डिमांड ज़्यादा हो रहा था, तो ऐसा मिक्स मैच हो सकता है. सो प्राइस इज नॉट द इक्विलिब्रियम प्राइस. तो वो प्राइस ऑफकोर्स इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं होता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, कैसे इक्विलिब्रियम रीच होगा? कंसिडर द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई स्केड्यूल ऑफ टमेटोज इन डिफरेंट प्राइसेस. हम ये टेबल देखते हैं, ठीक है. प्राइस ऑफ टमेटोज दिए हमें कि अगर टमेटो का प्राइस पर केजी 20 होता है तो डिमांड कितनी हो रही है? 100 केजी हो रही है और सप्लाई कितना हो रहा है? 300 केजीज हो रहा है. मतलब यहाँ पे हो सकता है क्या, किसको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है? सप्लायर को हो रहा है, क्योंकि सप्लायर यहाँ पे ज़्यादा सप्लाई कर रहा है. वो कितना करना चाह रहा है? 300 सप्लाई कर रहा है, जबकि डिमांड कितनी हो रही है? सिर्फ 100 की हो रही है. तो यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो गया डिमांड से. नाउ प्राइस ऑफ टमेटो 18 पर केजी होता है, तो क्या होता है मुझे बताओ? 150 का डिमांड हो रहा है, 250 का सप्लाई हो रहा है. नाउ 16 पे 200 का डिमांड है एंड 200 का ही सप्लाई है. नाउ टेल मी, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज व्हाट? यस, रिकॉल, वी जस्ट रेड इट अबाउ. दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस. क्यों इक्विलिब्रियम प्राइस है? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई सेम हो रहा है. मतलब 200 केजीज डिमांड कर रहे हैं बायर, 200 केजी सप्लाई कर रहे हैं सेलर. कितना प्राइस हो रहा है? 16. तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा? 16 होगा. यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगा? 200 केजीज होगा. सो दिस हैज़ कम अवर इक्विलिब्रियम स्टेज. नाउ प्राइस ऑफ टमेटो अगर 14 हो जाता है, डिमांड 250 हो गई एंड सप्लाई कम हो गई, 150 हो गई, देन ऑफकोर्स 12 हो गया तो 300 बढ़ गया और ये 100 हो गया. मतलब जब प्राइस कम होता जा रहा है तो डिमांड देख सकते हो आप लोग कैसे बढ़ती जा रही है. और रियल लाइफ में भी यही होता है ना, जब हम कोई चीज़ का प्राइस जैसे कम होता जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ती जाती है एंड सप्लाई उसको सप्लायर चाहेगा कि मैं अभी कम सप्लाई करूँ, जब प्राइस ज़्यादा होगा तब मैं ज़्यादा सप्लाई करूँगा. इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन द प्राइस ऑफ टमेटोज इज 20, सेलर ऑफर 300 kg. ये जो हमने पूरा भी टेबल देखा ना, दैट इज़ ओनली रिटन डाउन. ट्रस्ट मी, इफ़ यू वांट टू रीड इट वंस, रीड इट वंस. एक बार फटाफट रीड कर लेना. सेम चीज़ जो मैंने अभी तुम्हें बोली वही लिखी है. बस यहाँ पे तुम एक चीज़ ये देख लेना कि इक्विलिब्रियम प्राइस हमने जो निकाला वो सही है क्या. सो सी, यहाँ दिया हुआ है, दिस इज आवर टमेटोज एट विच क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इक्वल 200 kg एंड इक्विलिब्रियम प्राइस है 16. राइट था. इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? 16 आया एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या आई? 200 kg आई. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहाँ पे सप्लाई जितना हो रहा था उतना ही डिमांड हो रहा था, और वो प्राइस कौन सा है जहाँ पे सप्लाई और डिमांड सेम हो जाता है? दैट विल बी अवर इक्विलिब्रियम प्राइस. सिंपल. नाउ डिसइक्विलिब्रियम. अभी हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा, अब डिसइक्विलिब्रियम यानी कि उल्टा. जैसे ऑनेस्ट का अपोजिट होता है डिसऑनेस्ट, ठीक है, वैसे इक्विलिब्रियम का ऑनेस्ट का अपोजिट क्या होता है? डिसइक्विलिब्रियम, यानी कि उल्टा. डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशंस एंड एडजस्टमेंट. अब कैसे हम उसको इक्विलिब्रियम पर आएंगे वो देखते हैं. सी प्राइजेस 12 एंड 14 क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई आर नॉट इक्वल. हमने यहाँ पे देखा ना 12 और 14 पे जो क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई थी वो इक्वल नहीं थी. वेट, या तो हमने देखा था कि 14 और 12 पे क्या हुआ था? क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड सेम नहीं थे, ठीक है. सो सिमिलरली एट प्राइस 20 एंड 18 अगेन क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई सेम नहीं थे. दिस सिचुएशंस आर डिसइक्विलिब्रियम. मतलब हमने क्या देखा था कि ये तो इक्विलिब्रियम था 16 वाला, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम था.
तो इसके अलावा जो भी थे ऊपर वाले, इसके नीचे वाले, वो डिसइक्विलिब्रियम हो गए क्योंकि वहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड वर नॉट इक्वल. Consider the situation in which market price of tomato is 12 per kg. At this price, buyers are willing to buy 300 kgs of tomato, whereas the sellers are willing to sell only 100 kgs. Similarly, when the price of tomato is 14 per kg, quantity demanded is 250 and supply is 150 kg. पर ये जो हो रहा है उसे क्या बोला जाता है? But both these cases show excess demand of tomatoes. अगर आप लोग यहाँ देखोगे, again क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे 100 है, ठीक है, और यहाँ पे 300 सप्लाई हो रहा है. कौन सा ज़्यादा है इसमें से? 300 इज़ ह्यूज और 100? 300. तो ये एक्सेस सप्लाई का केस हो गया. अगेन ये वहाँ पे भी एक्सेस सप्लाई हो गया. तो ये दोनों सिचुएशंस को हम क्या बोलेंगे? एक्सेस सप्लाई. ओके, ये दोनों सिचुएशन को क्या क्या बोलेंगे जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो रहा है? दीज विल बी एक्सेस डिमांड. तो जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो रही है सप्लाई से, दैट विल बी एक्सेस डिमांड, एंड जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो रहा है डिमांड से, दैट विल बी एक्सेस सप्लाई. तो यहाँ पे वही दिया है, बोथ दीज केसेस शो एक्सेस डिमांड ऑफ टमेटोज, दिस विल लीड टू फर्दर राइज इन प्राइस ऑफ टमेटोज. तो जब भी एक्सेस डिमांड होती है ना, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है चीज़ों की, तो क्या किया जाएगा? सप्लायर क्या चाहेगा कि प्राइसेस बढ़ जाए ताकि डिमांड थोड़ी नॉर्मल हो जाए. क्योंकि कोई चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है, राइट, तो क्या होता है, सप्लाई उतना होता नहीं है, तो इससे क्या होगी, लोग डिससेटिस्फाई हो जाएंगे और वो लोग अपनी सेटिस्फैक्शन को पूरा नहीं कर पाएंगे. बेस्ट एग्जाम्पल आई वुड गिव यू ऑफ कोविड. कोविड में क्या हुआ था, तुमने ऑब्जर्व किया होगा, जो मास्क होते हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने पहले भी ले रखा है. मास्क जो होते हैं उनके वो यूजुअली 10 रुपीज़ में मिल जाते थे, पर क्योंकि कोविड में डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई थी, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा था पता है? प्राइसेस एकदम से बढ़ा देने पड़े थे. मतलब 10 का वो 30 में मिल रहा था, 40 में मिल रहा था. वाई दिस वॉज हैपन? बिकॉज वरना डिमांड कंट्रोल में ही नहीं आती. लोग इतना ज़्यादा उठाकर ले जा रहे थे, उनको ज़रूरत नहीं थी, तो भी पीपल वर जस्ट गोइंग टू बाई एंड प्रिकॉशनरी वो अपने घर पे रख रहे थे लाकर. तो इससे जिन लोगों को जेन्युइनली चाहिए होता है उन लोग के पास नहीं आ रहा था. इस वजह से क्या करना पड़ा? प्राइजेस इंक्रीज़ करने पड़े कि जिसको सच्ची में ज़रूरत है उस चीज़ की वो लोग ही खरीदें. तो ये चीज़ थोड़ी याद रखनी है तुम्हें कि जब जब डिमांड एक्सेस इंक्रीज़ होती है, डिमांड इज एक्सेस, तो प्राइजेस इंक्रीज़ होंगे ताकि डिमांड नॉर्मल हो जाए. Thus, equilibrium price of tomato will be reached at 16, at which both quantity demanded and quantity supply are equal. इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड क्या हुई थी, यहाँ पे हुई थी, तो यहाँ पे 12 और 14 था, तो हमने प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया. वी इंक्रीज द प्राइस टू 16. तो 16 में सेम हो गया था ना क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई, ठीक है. उसका वाइस वर्सा हम एक्सेस सप्लाई में देखेंगे. एक्सेस सप्लाई में प्राइजेस कम हो जाएंगे. On the other hand, when the price of tomato rises to 18 per kg, quantity demanded is 150 and 250. This is excess supply. Okay. This will lead to fall in price and price will continue to fall until it reaches equilibrium price. मतलब यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे क्या बोला है? 20 था, 18 था. यहाँ पे क्या हो रहा था? सप्लाई ज़्यादा हो रहा था. सप्लायर इतना ज़्यादा सप्लाई करने लगे प्राइस ज़्यादा होने की वजह से कि अब हमें प्राइस को कम करना पड़ेगा. तो प्राइसेस विल बी रिड्यूस्ड टू 16. 16 होते ही प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया. तो इन शॉर्ट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज एक्सेस डिमांड में प्राइसेस को इंक्रीज करना पड़ेगा एंड एक्सेस सप्लाई में प्राइसेस को डिक्रीज करना पड़ेगा. क्यों मैं बोल रही हूँ रिमेंबर दिस? क्योंकि क्या होगा इन एग्ज़ाम, वी कांट ऑलवेज 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 अंडरस्टैंड कि ऐसा बोला था मैम ने, ऐसा हुआ था, फिर हमें ऐसा करना होगा. एक बार हमें याद करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास टाइम इतना होता नहीं कि हम बैठ के सोचें कि अगर प्राइस इतना होगा तो सोचे से इंक्रीज़ हुआ था, हमने कोविड का एग्जाम्पल दिया था. ऑल दीज थिंग्स वॉन्ट हेल्प यू, पर याद करके जाओगे तो याद रहेगा. तो डिमांड एक्सेस होगा तो मेरे साथ बोलो क्या होगा? प्राइस में इंक्रीज़ होगा. डिमांड एक्सेस, प्राइस इंक्रीज. सप्लाई इंक्रीज एक्सेस होगा तो प्राइस विल डिक्रीज. एक्सेस सप्लाई, प्राइस विल डिक्रीज. एक्सेस डिमांड, प्राइस विल इंक्रीज. सिंपल. Now, two more topics and your chapter is over. इतना छोटा chapter है. Effect of change in demand on equilibrium price and quantity. You have studied that equilibrium price of a commodity is the price at which quantity demanded. Again, same thing is written कि equilibrium price क्या होता है. Now तो तुम्हें याद हो गया होगा. Equilibrium price is the price at which quantity demanded and quantity supplied are equal. But what happens when the demand for a commodity increases but its supply remains the same? मतलब अगर ऐसा हुआ कि डिमांड बढ़ गया, सप्लाई सेम है, यानी कि एक्सेस डिमांड हो गया, तो क्या होगा? चलो टेल मी. तुम देखे बिना अगर बोलते हो तो वेरी गुड.
डिमांड एक्सेस में क्या होगा, इंक्रीज इन प्राइस होगा. देन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी विल लीड टू इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी. ऑन दी अदर हैंड अगर डिमांड डिक्रीज हुआ बट इट सप्लाई रिमेन सेम, चलो अपोजिट अपोजिट खेलना हो गया ये तो. अगर डिमांड एक्सेस हुआ तो प्राइस इंक्रीज होगा, पर अगर सपोज डिमांड कम हो गया तो क्या होगा, प्राइस डिक्रीज होगा. तो अगेन अगर सप्लाई सेम होता है, डिमांड कम हो जाता है, इट विल लीड टू डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी. यानी कि अगर एक्सेस डिमांड होता है तो प्राइस इंक्रीज होता है, पर अगर एक्सेस सप्लाई नहीं बोला मैंने, डिमांड कम हुआ, अगर डिमांड डिक्रीज होता है तो प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा. अदर वन when the supply of a commodity increases but demand remains same. अब क्या हो रहा है, अब एक्सेस सप्लाई हो रहा है तो अब प्राइस क्या होगा, प्राइस विल डिक्रीज. पर अगर ऑन दी अदर हैंड सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, डिमांड से कम हो रहा है, तो अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज होगा. मतलब इन शॉर्ट ये दोनों अपोजिट है, तुम समझ सकते हो, ये आपस में भी अपोजिट है और ये भी आपस में अपोजिट है. ओके, वंस अगेन आई एम टेकिंग दिस. नाउ फर्स्ट वाला अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि ये वाला जो बोल रहे हैं वो मैं बता रही हूँ कि सप्लाई ये है, सप्लाई यहीं पे, ठीक है. डिमांड या तो इंक्रीज हो रही है या डिमांड डिक्रीज हो रही है. अगर सप्लाई से ज़्यादा होती है डिमांड, यानी कि एक्सेस डिमांड का केस है, एक्सेस डिमांड में प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो प्राइस विल इंक्रीज. पर अगर सप्लाई सेम ही है एंड डिमांड कम हो रही है तो ये एक्सेस सप्लाई का केस वैसे बनता है, पर इसको बोलेंगे नहीं हम एक्सेस सप्लाई, हम क्या बोलेंगे कि डिमांड ही डिक्रीज हो रही है, क्योंकि सप्लाई सेम ही है, डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं. तो डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है तो प्राइस भी इंक्रीज होगा, और डिमांड अगर कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो प्राइस भी डिक्रीज होगा. नाउ नेक्स्ट केस जो सेकेंड वाले पैराग्राफ में दिया है वो क्या दिया है, अगर डिमांड इतनी है, ठीक है, और सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, तो अब क्या होगा, ये एक्सेस सप्लाई का केस है, तो प्राइस विल डिक्रीज, राइट. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा नहीं है, सप्लाई कम हो रही है, तो अगेन ये किसका केस हो गया, ये हो गया सप्लाई के कम होने का, तो यहाँ पे प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सिंपल. So this was it. This was the chapter. Very, very, very simple and easy chapter. Determination of price and quantity. Right? We saw price क्या होता है, हमने देखा equilibrium price होता है क्या होता है, disequilibrium price क्या होता है, and हमने changes देखा demand और supply में क्या आते हैं due to increase or decrease in them. I hope you understood the chapter, and if you did, do let me know in the comment. And till I upload the next chapter, keep studying and happy learning.